नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रथम पोस्ट और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बंगाल की करेंगे क्योंकि बंगाल में आज एक सीट पर रीपोलिंग हुई और वो सीट है बहुत ही महत्वपूर्ण सीट, फाल्टा सीट। फाल्टा विधानसभा ये वही विधानसभा है जहां से जहांगीर खान, जो कि खास करके जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त, यानी कि अभी वाला नहीं, अभी ये रीपोलिंग नहीं, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें जहांगीर खान की भूमिका जो है वो बहुत संदिग्ध के रूप में रही थी। वो इसलिए क्योंकि वो कई जगह धमकी भरे अंदाज में, कई बार तो जो खास करके जो यूपी से एक आईपीएस ऑफिसर गए थे उनको लेकर, यानी अजय पाल शर्मा को लेकर, और अजय पाल शर्मा ने भी जाकर के जिस प्रकार से उनके यहाँ कहा था, उसके बाद ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। और इस सीट पर इस बार जब रीपोलिंग हुई तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है और इस सीट को जीतना हर हाल में है। ठीक 2 दिन पहले, यानी कि परसों, जहांगीर खान ने, जो टीएमसी के उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनावी मैदान को छोड़ दिया। एक प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यानी कि शुभेंदु के पास एक प्रकार से उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, यानी टीएमसी का कोई उम्मीदवार फाल्टा सीट पर नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये माना जा रहा था कि ये सीट तो अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी ही। और कहा यह भी जा रहा था पहले से भी कि अगर जहांगीर खान चुनाव लड़ भी लेते तब भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती। लेकिन आज जब वोटिंग हो रही थी उस दौरान कुछ जो खास करके वोटर थे और उसमें भी मुस्लिम मतदाता जो थे, उनका कुछ बयान आया। वो कुछ अलग अलग न्यूज चैनलों ने उसको कवर किया है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बाइट है। उसमें मुसलमान जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। मुसलमान मतदाता ये कह रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया है। और जब उनसे पूछा गया कि आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल जय श्री राम के नारे लगा रहा हूं। और उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड जय श्री राम के नारे लगाए। आज इस सब पर बातचीत करेंगे कि क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही बंगाल का माहौल क्या बदलने लगा है, क्या अब वहां पर एक प्रकार से राम राज्य की स्थापना हो रही क्या? इस सब पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये माहौल देखने को मिल रहा है, ये इससे पहले के किसी चुनाव में देखने को नहीं मिला। आप देखिए कि अब मुसलमान मतदाता भी जय श्री राम के ना सिर्फ नारे लगा रहे हैं, बल्कि वो मुखर होकर बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आपकी इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बड़ी विचित्र स्थिति है। एक वक्त जो डायमंड हार्बर मॉडल था अभिषेक बनर्जी का, जिसमें वो 7 लाख वोटों से जीता था। सोचिए, लोकसभा चुनाव में 7 लाख वोटों से जीता था। उस मॉडल का पोस्टर बॉय जहांगीर खान भाग खड़ा हुआ। वो चुनाव लड़ने से उसने इनकार कर, सरेंडर कर दिया। तो एक तरह से देखिए कि टीएमसी के डायमंड हार्बर मॉडल की ये पराजय है। और मैं एक वीडियो देख रहा था जो वहां के लोकल लोग दिखा रहे थे। फाल्टा में आप कहीं भी घूम जाइए, आपको टीएमसी का झंडा नजर नहीं आएगा। जहांगीर खान के गांव में भी टीएमसी का झंडा नजर नहीं आएगा, जबकि सीपीएम के झंडे लगे हुए वहां। शंभू कुर्मी शायद सीपीएम के उम्मीदवार हैं, वो लड़ रहे हैं वहां और उनके झंडे हैं सीपीएम के। सीपीएम के लोग प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन किसी पार्टी का इतना जल्दी पतन हो सकता है, यह तो टीएमसी के साथ ही ऐसा हो सकता है। ये बंगाल में ही देखने को मिल रहा है कि 3 मई तक वह पार्टी दावा करती थी कि बंगाल में वो रिपीट करेगी सत्ता में और फिर दिल्ली पर कब्जा करेगी। प्रधानमंत्री की उम्मीदवार है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी कहते थे। और वो चुनौती देता था मंच से प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, अमर्यादित भाषा बोलता था। और 4 मई से लेकर 21 मई यानी 17 दिन में पार्टी विलोपित हो गई, गायब हो गई। 46 एमएलए, 50 एमएलए भाग गए। कहाँ गए?
धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं और उसका कैंडिडेट सरेंडर कर रहा है। एक झंडा नजर नहीं आ रहा है टीएमसी का, और जहांगीर खान के गांव के मुस्लिम लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम चाहे जिसको भी वोट दें, हम पर कोई दबाव नहीं है सरकार का और किसी का, हम चाहे जिसको भी वोट दें, इससे मतलब नहीं है। तो ये दिखाता है कि टीएमसी के विलुप्त होने की शुरुआत हो रही है। और जहांगीर खान तो गायब है, उसकी पत्नी जो है गई है वोट डालने के लिए, वो देखा है मैंने, उसकी पत्नी गई है वोट डालने के लिए। और मेरा मानना है कि कोई कैंडिडेट भाग रहा है तो उसके उस पर रिएक्शन देखिए क्या है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं का। क्योंकि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी तो बोल नहीं रहे, बोल रहे कुणाल घोष, बोल रहे कल्याण बनर्जी, बोल रही है थोड़ा बहुत सायोनी घोष, और इन लोगों का कहना है कि ये उसका व्यक्तिगत फैसला है जहांगीर खान। अब सोचिए कि पार्टी का कैंडिडेट भाग गया और इन लोगों की इतनी भी हैसियत अब नहीं बच गई कि वो कम से कम जहांगीर खान की आलोचना कर दें। नहीं संजीव जी एक ये बताइए कि जिस व्यक्ति का इतना खौफ हो कि उस इलाके में कोई दूसरा वोटर घर से निकलता नहीं था वोट देने के लिए, उनके घर के बगल में, यानी उनका घर जो है कैमरामैन जूम करके उनका घर भी दिखा रहे थे, और एक तरफ उनका जो है जो जहां पर आज जो खास करके पोलिंग स्टेशन था वो उनके घर से काफी नजदीक था, और वहां पर मुस्लिम लोग खुलकर बोल रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ना सिर्फ वोट डाला है बल्कि उनको जय श्री राम के नारे लगाने में भी कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये खौफ क्या सिर्फ और सिर्फ जहांगीर खान का था, या ये खौफ प्रशासन का था, और ऊपर से जो तृणमूल कांग्रेस के आला कमान यानी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इनका था? नहीं, निश्चित रूप से देखिए एक पूरा सिंडिकेट था, और ये हम नहीं कह रहे, जो इनसाइडर हैं रिजू दत्ता हैं, उन्होंने पूरे नेशनल मीडिया पे आके और बहुत कुछ बोला है, इंटरव्यू दिया, बहुत एजेंसियों को इंटरव्यू दिया, बहुत चैनलों को इंटरव्यू दिया। चूंकि मैं लगभग बंगाली समझ लेता हूँ, बंगाली बोल ना पाऊं पूरी तरह से लेकिन बंगाली समझ लेता हूं, और उसमें वो सब कुछ बता रहे हैं। पहला एक नेक्सस था अभिषेक बनर्जी और उसके इर्द गिर्द, चाहे शाहजहां शेख हो, अनुव्रतो मंडल हो, जहांगीर हो, एक शांतनु विश्वास जो पुलिस अधिकारी है और जो फरार, जो जिसको अरेस्ट किया गया और इसका बहुत बड़ा घर बंगला हवेली मिला है अभी, और बहुत सारे ऐसे हर जिले में एक दो क्रिमिनल खड़े किए गए थे। और मुझे ये ममता बनर्जी से ज्यादा, अभिषेक बनर्जी ज्यादा लालू मॉडल लगता है। जैसे लालू यादव जी ने अपने राज में, आरजेडी ने अपने राज में हर जिले में एक दो अपराधी खड़ा किया था, और अपराधी तमाम हर जाति के अपराधी थे, और जिस जाति के अपराधी थे वो आरजेडी के साथ खड़े। तो वही मॉडल मुझे लग रहा है कुल मिला जुला के अभिषेक बनर्जी का भी यही था। अब ममता बनर्जी का क्या था वो गॉड नोस, लेकिन कहा तो ये जा रहा है। मेरा सवाल संजीव जी बिल्कुल क्लियर था, उसका जवाब चाहिए जिससे कि हमारे दर्शकों को बिल्कुल क्लियरिटी मिले। मेरा सवाल ये था कि क्या ये जो खास करके जो एक प्रकार से दबदबा हो क्षेत्र में, या उनसे लोग डरते हों? अगर जहांगीर खान से लोग डरते थे तो वो आज भी उनको डरना चाहिए था, भले वो नहीं कुछ हैं, नहीं विधायक हैं, लेकिन उनको डर तो लगता होगा कि अगर मान लिया जाए वो कहेंगे कि नहीं हमने बीजेपी को वोट दे दिया और जहांगीर खान को नहीं दिया, या जहांगीर खान हालांकि अलग हो चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी लोग इतने मुखर होकर के तो नहीं बोलते। इसका मतलब है कि जहांगीर खान से ज्यादा डर तो वहां किसी और का था, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो या फिर केंद्रीय नेतृत्व जो उनका है तृणमूल कांग्रेस का, उनके स्तर पर हो। देखिए बंगाल में एक तो पहली बात बता दूं, हिंसा का एक इतिहास रहा है, वो चाहे सीपीएम के दौर का हो, कांग्रेस में भी सिद्धार्थ जब रहे थे तब भी हिंसा हुई थी वहां पर, और सीपीएम में भी, और टीएमसी ने उसी हिंसा को इनहेरिट किया। हाँ ये जरूर है कि अभिषेक बनर्जी जब आया, मतलब पार्टी और सरकार में जब उसकी दखलंदाजी बढ़ी तो एक पैरेलल गवर्नमेंट हुआ जिसमें एक तरफ सारे गुंडे, चोर, अपराधी, तोलाबाज, कट कमीशनबाज थे, उसका ही एक चेहरा जहांगीर खान है। उसके बाद कुछ बांग्लादेशी नेक्सस था जिसमें कुछ आईएसआई के भी लोग शामिल थे, इसमें पुलिस के भी, प्रशासन के भी लोग शामिल थे, और सब मिलके आम लोगों को डरा डरा कर ये 21 का चुनाव, प्रवीण जी,
21 में ही हार जाती ममता बनर्जी, लेकिन 21 का चुनाव हिंसा के दम पे और डरा धमका के जीता। और यही डर जब निकल गया, जब 4 मई को दीदी गई, तो ये डर निकल गया। और ये जो आप देख रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं मुक्त कंठ से, वो ज्वालामुखी जब फूटता है लंबे समय से, तो कईयों को अपने जमींदोज कर देता है। तो मुझे लगता है टीएमसी जमींदोज हो चुकी है, खास करके जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके गुस्से की का जो लावा है, जितना ठंडा होता जाएगा वो टीएमसी की लाश उतनी अकड़ती जाएगी। जहांगीर खान वगैरह कुछ नहीं थे, ये प्यादे थे और इनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। अब ये मेरा मानना है कि इन प्यादों से सवाल यही था कि वो राजनीतिक संरक्षण उनको था, ये इनका खौफ नहीं था, यानी जहांगीर खान का कोई खौफ नहीं था। बिल्कुल, जहांगीर खान देखिए, मैं यूपी का एक एग्जाम्पल दूंगा और बिहार का भी एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में एक समय साधु यादव का क्या खौफ था, शहाबुद्दीन का क्या खौफ था, और कैसे वो तिरोहित हो गया। जैसे नीतीश जी आए सत्ता में, ये सब कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। उसी तरह गाजीपुर में तो सब जानते हैं, वो वीडियो देखा यूपी के गाजीपुर में, जब मुख्तार अंसारी हाथ में राइफल लिए और बैठा हुआ है जीप पर और घूम रहा है, कहाँ चले गए ये लोग? अतीक अहमद कहाँ चले गए? तो बिना राजनीतिक संरक्षण के अपराध पैदा नहीं हो सकता। हमारे पुलिस को अगर छूट मिले तो वह अपराधियों का फन 1 घंटे में कुचल। इसीलिए कहा जाता है कि अपराध, कहते हैं ना, पुलिसिंग, बैड पुलिसिंग का नतीजा नहीं है अपराधियों का पनपना, बल्कि उसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। और मुझे लगता है उस राजनीतिक संरक्षण के समाप्त होते ही टीएमसी अनाथ हो गई है, क्योंकि टीएमसी का अपना कोई कैडर नहीं था। मैंने पहले भी बोला है, टीएमसी एक कोई विचारधारा वाली पार्टी नहीं है। उसने पैसों के दम पर कट कमीशन सिंडिकेट, गाय चोरी और या गाय का अवैध कारोबार जो बांग्लादेश से होता था, कोयला की अवैध चोरी, बालू का चोर, मछली का चोर, ये सब गाना बज रहा है वहां प्रवीण जी। शौकत मुल्ला के नाम पे बहुत सारे ऐसे गाने बज रहे हैं जिसमें कि टीएमसी के कुशासन को दिखाया गया है। और मुझे लगता है बंगाल की जनता ने राहत की सांस लिया। और अब तो लेफ्ट में भी लोग स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो लेफ्ट वाले लड़ ही नहीं पाते थे चुनाव, लेफ्ट के लोग लड़ ही नहीं पाते थे, उनकी पिटाई करती थी ये टीएमसी के गुंडे। तो जो लोकतंत्र, और ये ध्यान रखिए कि शुभेंदु अधिकारी ने कोई बदले का कार्रवाई नहीं की है, सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। बीजेपी के लोगों में भले आक्रोश और समर्थकों में कि हमें फ्री हैंड नहीं मिला बदला लेने का, लेकिन जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि बदला नहीं बदलाव चाहिए, तो उसी बदलाव की तरफ बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि दीवार के पर लिखी हुई इबारत है, और वो ममता बनर्जी भी समझ गए और उसके जितने सिपा सालार थे वो भी समझ गए। बताइए, अभिषेक बनर्जी अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए नहीं निकला, तो कैंडिडेट जहांगीर खान क्या करता? अपना लोकसभा क्षेत्र है, डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के क्षेत्र के अंतर्गत आता है पाल्टा, और यहीं पर वो सबको आके चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहा था। उसका कैंडिडेट भाग गया, वो खुद नहीं गया प्रचार करने और डर के मारे कलकत्ता में बैठा हुआ है। तो यहां से टीएमसी का द एंड शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि भविष्य में एक जो सूचना आई है प्रवीण जी, वो आई कि 15 मुस्लिम एमएलए टीएमसी के, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की है। तो एक ऐसा मोर्चा भी बन सकता है जिसमें कि टीएमसी के कुछ मुस्लिम, इस चीज को लेकर हम लोगों की चर्चा हो रही थी, और जो हम लोगों ने कहा भी कि 2/3 से कम में तो वो अलग होंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन अब 2/3 की तरफ ये मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से कल 46 जो है वो विधायक नदारद रहे, यानी भाग गए बुलडोजर का एक्शन देखते हुए ही, क्योंकि बुलडोजर के खिलाफ ही वो धरना प्रदर्शन था और उसमें मात्र 34 विधायक ही पहुंचे। तो अब आपको लगता है, और आज जिस प्रकार से आपने कहा कि अभी 15 विधायक जो है वो कांग्रेस के संपर्क में है, इसका मतलब ये टोटल मिलकर के 2/3 मिलकर के कुछ अलग पार्टी या कांग्रेस में जाने की तो नहीं सोच रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है टीएमसी खंड खंड होकर टूटेगी। मतलब एक बार ऐसा हो सकता है कि एक ग्रुप बन जाए और फिर उसको, स्पीकर तो बीजेपी के हैं, तो वो सदस्यता का फैसला तो स्पीकर करेंगे। और वो मुझे लगता है खंड खंड, मान लीजिए एक इस धड़ा अलग बैठेगा, फिर दूसरा धड़ा अलग बैठेगा। और खास करके देखिए, हिंदू विधायक तो तब भी सोचेंगे कि टीएमसी के साथ रहें, क्योंकि बीजेपी तो उनको ले नहीं रही। लेकिन अगर मुस्लिम विधायक जान रहे हैं कि वो टीएमसी के दम पर नहीं जीते हैं, अपने मुस्लिम आइडेंटिटी पर जीते हैं, तो फिर वो क्यों ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पाप का बोझ उठाएं? ये भी तो देखिए।
और वो अगर कांग्रेस के साथ चले जाते तो कम से कम इतना जान लीजिए कि कांग्रेस उस तरह की हिंसावादी पार्टी नहीं है जैसा कि टीएमसी। ठीक है, कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, लेकिन कांग्रेस एक नेशनलिस्ट पार्टी भी है, इस बात से हम इनकार नहीं करता। जब देश की सुरक्षा का मामला आएगा तो कांग्रेस को, चूंकि पूरे देश में राजनीति करनी है, तो वह बिल्कुल, उसको आप ये नहीं कह सकते कि चली जाएगी टीएमसी के राह पर। वो चीज मानना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस 91 से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है। तो अगर कांग्रेस अपोजिशन में आती है तो दो, एक तो नेशनल सिक्योरिटी और दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी यानी प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, भले ही राहुल गांधी कुछ भी बोले। बिल्कुल, राहुल गांधी कुछ ही बोले इससे मतलब नहीं है। अभी अगर कभी भी सरकार बनेगी तो राहुल गांधी वित्त मंत्री थोड़े ना बनेंगे। आज नहीं कह रहा हूं, आज से 20 साल बाद तब तक राहुल गांधी क्या स्थिति होती है, कांग्रेस की स्थिति क्या होती है, गॉड नोस। लेकिन अभी तक 91 के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकार बनी देश में, गठबंधन की सरकार है, सब में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ। और यही वजह था कि यूपीए 2 में लेफ्ट भाग गया उनसे, चलिए, लेफ्ट छोड़ के भाग गया था। तो अगर कांग्रेस टीएमसी की जगह लेती है, सीपीएम थोड़ी मजबूत होती है, वो बंगाल के लिए भी ठीक है, और एक सकारात्मक विपक्ष भी होना जरूरी है ताकि सत्ताधारी दल अच्छे से काम कर सके। लेकिन टीएमसी जैसी हिंसावादी पार्टी का मुझे लगता है अंत करीब है, और वो ममता और अभिषेक को भी दिख गया है। इसीलिए दीदी, पीसी और भाईपो प्रचार करने के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं निकले। चलिए चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए प्रथम पोस्ट के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।